माई मैं को जोड़ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 38। मरियम ने सबको इनके कमरे दिखाए थे ताकि सब लोग आराम करके फ्रेश हो जाएं और फिर फराज के आने के बाद सब एक साथ रात का खाना टेबल पर खाएं। इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे जब यकदम ही घर में शोर मचा तो सब लोग परेशानी से अपने अपने कमरों से बाहर निकले, जहाँ पर एक लड़का मुसलसल चीख चिल्ला कर किसी से मिलने का कह रहा था जबकि मरियम इसे मुसलसल रोकने की सही कर रही थी। इन दोनों को देखकर सैम के सिवाय सब लोग ही लाउंज में मरियम के पास आ गए थे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मरियम, मैं मिन्हा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। और मैं भी तुम्हें कह रही हूँ शाहिद, मिन्हा यहाँ नहीं है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे पास ही है। मैं सिर्फ एक दफ़ा इससे मिलना चाहता हूँ, अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मिलने दो। शाहिद की बात सुनते मरियम गुस्से से बोली तो शाहिद ने भी मिन्नती अंदाज में जवाब दिया, मिन्हा यहाँ नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ मरियम, सब ठीक है? जी जी सब ठीक है, इसका तो ये हर हफ्ते का काम है, आप टेंशन न लें। शाहिद की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला तो मरियम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि शाहिद एक बार फिर आगे बढ़ा तो मरियम ने इसे धक्का देते पीछे किया। क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा? बात करनी है तो पीछे रहकर करो, वरना यहाँ से निकलते बनो। मैं मिन्हा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। किससे मिलना है मुझे बताओ, मैं मिलवाती हूँ। शाहिद को आगे बढ़ता देखकर अफान गुस्से से बोला तो शाहिद ने मिन्नती अंदाज में जवाब दिया। तभी सैम सीढ़ियों में आती खड़ी हुई और फौरन बोली तो सब लोगों ने इसे हैरानगी से देखा। फिर सैम कदम कदम जीने उतरती सीधी आती शाहिद के सामने खड़ी हुई और अपने सीने पर हाथ बांधे। सैम, ये तुम क्या कह रही हो? मुईद है ना मिन्हा के पास, तो बस मिलने दो इसे मिन्हा से, मगर ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद तुम कभी मिन्हा से नहीं मिलोगे और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक रहेगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। मरियम का सवाल सुनते सैम ने भी सवाल किया तो मरियम ने हाँ में सर हिलाया। फिर सैम शाहिद की तरफ मुड़ती बोली तो शाहिद ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास मेरी मिन्हा से मिलने के लिए, इसके बाद तुम खुद से ना गए तो मेरे गार्ड्स तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब चलो। सैम की बात सुनते शाहिद ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब लोग ही सैम के पीछे पीछे मरियम के घर के 3rd फ्लोर पर पहुंचे। जैसे ही वो लोग इस फ्लोर पर पहुंचे तो इन्हें एक मर्द और एक लड़की की इंतहाई हल्की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे वो दोनों कुछ बात कर रहे हो, मगर क्या बात कर रहे थे कुछ समझ नहीं आता था। फिर सैम कॉरिडोर में बने 3रे नंबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर बढ़ी तो सब लोग इसके पीछे पीछे अंदर आए, जहाँ पर सामने ही इन्हें एक मर्द पंजों के बल एक लड़की के सामने बैठा नजर आया। अफान और अजलान दोनों ही इस शख्स को फ़ौरन पहचान गए थे। यह सैम का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मुईद हसन था, जबकि इसके सामने बैठी लड़की ने अपना सर घुटनों में दे रखा था। यही वजह थी कि इस नाजुक सी लड़की का चेहरा बिल्कुल भी वाज़े ना था। मिन्हा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम तो मुझे अपना अच्छा दोस्त कहती हो, फिर भी बात नहीं कर रही। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मुईद के इंतहाई प्यार से कहने पर मिन्हा ने एक झटके से अपना सर उठाते मुईद को देखा, जबकि मिन्हा को अपनी तरफ देखते मुईद हल्का सा मुस्कुराया। दूधिया सफ़ेद रंगत, पतले नैन नक्श, सतवा नाक जो रोने की बाइस सुर्ख हो चुका था, हल्के भूरे बाल, हेजल ग्रीन आंखें, दुबली पतली सी वो लड़की रोने की वजह से होले होले लरज रही थी। इस नाजुक सिर्फ लड़की को यूं इस हाल में देखते वर्षा और बिया को दिली अफसोस हुआ, जबकि अजलान, अफान और साहिल भी परेशानी से इसे देखने लगे। वो लड़की देखने में उम्र से तकरीबन 17-18 साल की इंतहाई मासूम सी थी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंतहाई मासूमियत और उम्मीद से मुईद को देख रही थी, जैसे इसे यकीन हो कि इसके ऐसे देखने से मुईद इसे छोड़कर नहीं जाएगा। याद आती है उसकी? हाँ। अभी भी रोती हो? रोज़ रात को जागती रहती हो? हर रात। नाम सुनकर अभी भी बेचैन होती हो? हर बार। दिल करता है मिलने का, दिन में 1000 बार। वो आया तो मिलोगी इसे? नहीं, कभी नहीं। मगर तुम उसे याद करती हो, रोती भी हो उसके लिए, उसे मिलने का दिल भी करता है। फिर अगर वो आया तो क्यों नहीं मिलोगी? क्योंकि उसने मुझे बहुत रुलाया है। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं अब उससे नहीं मिलना चाहती। मुईद पे दर पे सवाल करता गया, जबकि मिन्हा नम आंखों से जवाब देती रही। इसके आखिरी जवाब पर मुईद ने एक गहरा सांस लिया। फिर इसकी नज़र सामने खड़ी सैम पर पड़ी तो वो उठता सैम के पास आया। शाहिद को मिन्हा से मिलना है 10 मिनट के लिए। सैम, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि शाहिद से मिलने के बाद हो सकता है कि मिन्हा स्क्वायर 1 पर चली जाए। तो तुम किस लिए हो मुईद? वैसे भी मैं ज़बान दे चुकी हूँ और तुम जानते हो सैम अपनी ज़बान से नहीं पलटती। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं, मगर इतना याद रखना, अगर मिन्हा स्क्वायर 1 पर गई तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सैम की बात सुनते मुईद फ़ौरन बोला तो सैम ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर मुईद ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर शाहिद को मिन्हा की तरफ जाने की इजाज़त दी, जिस पर शाहिद आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता मिन्हा की जानिब बढ़ा और इसके सामने पंजों के बल बैठा तो मिन्हा ने नज़रें उठाकर शाहिद को देखा। जैसे ही मिन्हा की नज़र शाहिद पर पड़ी वो एक चीख मारते उठ खड़ी हुई, जबकि मिन्हा को उठते देखकर शाहिद भी खड़ा हुआ। मिन्हा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ।
शाहिद की बात सुनते मिन्हा खिसकती दीवार के साथ लगी और नफ़ी में सर हिलाती बुलंद आवाज़ से रोने लगी। रोते रोते ही मिन्हा की नज़र सैम के साथ खड़े मुईद पर पड़ी तो इसने फ़ौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कह रही हो कि इसे शाहिद से बचा ले। मिन्हा की हालत देखते वहाँ कमरे में खड़े तमाम नफूस को इस पर तरस आया, यहाँ तक कि खुद शाहिद भी मिन्हा की हालत देखते शर्म से पानी पानी हो गया। फिर शाहिद एक कदम आगे बढ़ा। मिन्हा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना किसी के साथ। शाहिद की बात सुनते मिन्हा टूटे फूटे अल्फाजों में बोली और फिर भाग कर आती मुईद के पीछे छुपी तो सैम ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारे 10 मिनट ख़त्म हो गए हैं और मिन्हा तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए अब शराफत से यहाँ से चले जाओ। आज से ना तो तुम मिन्हा को जानते हो और ना मिन्हा तुम्हें। दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। मिन्हा को मुईद के पीछे छुपा हिचकियों से रोता देखकर सैम गुस्से से बोली तो ना चाहते हुए भी शाहिद को वहाँ से जाना पड़ा। अभी शाहिद सैम और मुईद तक ही पहुँचा था कि रुककर सैम को देखने लगा। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था, वरना मैं कभी भी मिन्हा को धोखा न देता। हमारे मुआशरे में शादी के नाम पर ही मजबूरियाँ होती हैं, वरना मोहब्बत के चस्के लेते वक्त ना तो माँ का हार्ट फेल होता है और ना ही बाप की इज्जत ख़राब होती है। ऐसा नहीं है, मैं सच में मिन्हा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शाहिद की बात सुनते सैम गुस्से से बोली तो शाहिद ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सैम को मज़ीद गुस्सा आया। तुम्हें पता है, मर्द की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बनाकर रख देता है और लाशों को तो सिर्फ दफनाया जाता है। इनका कातिल उनसे माफ़ी कभी नहीं मांगता। तुमने मेरी मिन्हा को भी लाश बना दिया था। मैं उसे ज़िंदगी की तरफ बहुत मुश्किल से लाई हूँ, इसलिए तुम्हारी माफ़ी मुझे या मिन्हा को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने जिंदा लाश बनाया उसे? मैंने नहीं, ये उसके अपने काम हैं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा था, इसलिए माफ़ी मांगने आया था, मगर यहाँ तो चल ही कुछ और रहा है। दूसरे की बेटियों पर गलत इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है अपनी बहन पर ध्यान दो। ये ना हो कि बहन तुम्हारी एक हो और बहनोई 4। सैम की बात सुनते शाहिद गुस्से से बोला, जो सैम के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था। फिर सैम गुस्से से गुर्राती बोली तो शाहिद तन फन करता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि शाहिद के जाने के बाद मुईद ने मिन्हा को अपने पीछे से निकालते सामने सोफे पर बिठाया तो सब लोग आते मिन्हा के पास बैठे। मिन्हा के एक तरफ मरियम और दूसरी तरफ मुईद थे, जबकि इसके बिल्कुल सामने सैम, बिया और वर्षा बैठी थी। सैम के राइट साइड पर अजलान, अफान और साहिल बैठे थे। आपी, मुझे लगा था वो मुझसे वाकई ही में मोहब्बत करता है। ना महरम की मोहब्बत आग होती है। मैं उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। मिन्हा के सुर सुर करते बोलने पर सैम हल्की आवाज़ से बोली तो अजलान को सैम की बात चुभी, यूं जैसे किसी ने तेज़धार खंजर से इसके दिल पर वार किया हो। जबकि मिन्हा एक बार फिर से रोती बोली तो सैम ने गहरा सांस लिया। ना महरम कभी दोस्त नहीं होता गुड़िया, वो कब्र का सांप होता है या जहन्नुम का अंगारा। वो कहता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। निकाह से पहले की मोहब्बत चाहे जमजम से धुली हो या कुरान की आयत से दम की गई हो, गुमराह है, धोखा है, फरेब है, हराम है, बेहयाई है और बेसकूनी है। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की वो मेरी ज़ात से मुंसलिक कोई और लड़की भी करे। अगर इसे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है तो पहले तुमसे कोई पाक रिश्ता बनाए, इसके बाद मोहब्बत का इजहार करें। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी औरत को निकाह के बाद इजहार मोहब्बत सुनने की ख्वाहिश होती होगी, क्योंकि निकाह खुद इस बात का सबूत है कि वो शख्स आपसे इंतहा की मोहब्बत करता है। गुड़िया, याद रखना मेरी बात, कोई भी शख्स किसी मर्द को निकाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो इसके अपने सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। मर्द की रजामंदी शामिल होती है तो ही वो निकाह करता है। और तुम्हें क्या लगता है, शाहिद पर इसकी माँ ने ज़बरदस्ती की और वो इतना मजलूम है कि उसने अपनी माँ की बात मान ली और अपनी मोहब्बत छोड़ दी? मैं नहीं मानती। अगर इसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाता। सैम की बात सुनते मिन्हा फ़ौरन बोली तो सैम ने इसे समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया, जबकि पास बैठे अजलान को सैम की बातें बुरी तरह चुभी। वो भी तो यही कर रहा था, सैम से इजहार मोहब्बत करता था, मगर जब सब लोग इससे शादी का कहते तो वो मना कर देता, ये कहकर कि मैं पहले वर्षा की जान आलिम सुल्तान से बचाना चाहता हूँ, इसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। इसे इस वक्त अपनी गलती का एहसास बुरी तरह से हुआ था। अगर मैं इसकी बात पर यकीन न करती तो और क्या करती, साफ मना कर देती। इसमें क्या बुराई है? मेरी एक बात आज अपने पल्लू से बांध कर रख लो मिन्हा, औरत का अपना एक अलग मेयार होना चाहिए। औरत में इनकार करने की जुर्रत होनी चाहिए। हर ऐरे गहरे से बात करना औरत का मेयार गिरा देता है। औरत को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मर्द इससे बात करने से पहले 100 बार सोचे, ये नहीं कि किसी भी गैर मर्द से खुद बातें करे। ना महरम से बात करना मेयार नहीं होता औरत का। औरत हया की शीशी में बंद एक खूबसूरत खुशबू की तरह होती है, और अगर वो खुशबू उड़ जाए तो खाली शीशी को लोग फेंक देते हैं। समझ रही हो ना मेरी बात? अब तुम मुझे ही देख लो, मैं एक बिजनेस वूमैन हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या लड़के मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं करते होंगे, या मुझसे ये नहीं कहते होंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह?
मिन्हा की बात सुनते सैम समझाने वाले अंदाज में बोली तो मिन्हा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया, जबकि बाकी सब भी दम साधे सैम को सुन रहे थे। तो अब तुम ही बताओ मुझे, मैं हर लड़के से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दूँ, इससे मिलना शुरू कर दूँ, तो क्या वो लड़का मुझ में इंटरेस्टेड रहेगा? सैम की बात सुनते मिन्हा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। इसलिए हमें मना कर देना चाहिए, साफ कहो कि मैं नहीं करती मोहब्बत, या अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, फिर तुम्हें इस लड़के की असलियत पता चल जाएगी। अगर वो सच्चा हुआ तो ज़रूर रिश्ता लेकर घर आएगा, झूठा हुआ तो तुम्हें छोड़ जाएगा, और अगर वो लड़का ना तुम्हें छोड़े ना रिश्ता लेकर घर आए तो ऐसे लड़कों से किनारा करना ज़्यादा बेहतर है। और ये बात मिन्हा को समझाने के लिए है। तुम जिस लिहाज से पूछ रही हो वर्षा, तो इसका जवाब ये है कि मैं उस शख्स के ज़ाहिर व बातिन हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। वो मुनाफिक नहीं है, और तो और मैं ये भी जानती हूँ कि वक्त रहते वो कोई ना कोई स्टैंड ले लेगा। फ़िलहाल इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं, वो भी जो तुम जानती हो, और वो भी जिनसे तुम ना वाकिफ़ हो। और वो इतना बड़ा गधा भी नहीं है कि मुझसे पंगा लेकर अपने बाप के बिजनेस का लॉस करवाए। समझ रही हो ना तुम? सैम की बात सुनते वर्षा फ़ौरन बोली तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने मुंह बनाया। डाकू मंगल सिंह। वर्षा की बड़बड़ाहट सुनकर जहां सबने कहका लगाया, वहीं सैम ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी चलो सब लोग खाना खाते हैं, इतने लंबे लेक्चर के बाद मुझे भूख लग रही है। मिन्हा तुम भी नीचे चलो, सबके साथ खाना खाओ। आ जाओ आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, तुम्हारे बगैर हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा, ओके? सैम की बात सुनते सब लोग खड़े हुए तो मिन्हा फ़ौरन बोली, जिस पर सैम ने फ़ौरन सवाल किया तो मिन्हा ने हाँ में सर हिलाया। फिर सब लोग नीचे लाउंज में आ गए, जहाँ पर मरियम के मुलाजिम खाना लगा रहे थे। मुईद, आई थिंक मिन्हा इज़ ओके नाउ। वेल, जिस तरह से आज उसने फ़ौरी बिहेव किया, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि वो अब नॉर्मल हो रही है, मगर अभी कुछ वक्त और लगेगा। नहीं मुईद, मेरे पास मज़ीद वक्त नहीं है मिन्हा को देने के लिए। सैम के सवाल पर मुईद टेबल पर बैठता बोला तो सैम ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने इसे परेशानी से देखा। कितनी संगदिल हो तुम सैम, मिन्हा कितनी प्यारी बच्ची है, और तुम कह रही हो तुम्हारे पास मिन्हा को देने के लिए वक्त नहीं है। हाउ रूड। वो इसलिए वर्षा कि मुझे मिन्हा की लाइफ की फ़िक्र है, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, और मेरे पास इस वक्त मिन्हा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, और मैं उस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए मेरे पास मिन्हा को देने के लिए मज़ीद वक्त नहीं है। आई तुम्हारी समझ में? अच्छा, और कौन है वो शख्स जिसका रिश्ता तुम जाने नहीं देना चाहती अपने हाथ से? वर्षा की बात सुनते सैम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने सवाल दागा। कनाडा के एक बिजनेसमैन का बेटा है, 2 भाई हैं, दोनों ही अपने बाप के बिजनेस में हैं। बड़े वाले की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। ये छोटे वाला है, इसने मुझसे बात की थी और मैंने इसे कहा था कि मिन्हा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी वो जैसे ही ठीक होगी तो मैं इससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। वो वेटिंग पर है, अभी तो इसके घर वाले इसकी शादी का इतना सोच भी नहीं रहे। इसलिए मैं चाह रही हूँ जल्द इसे कोई जवाब दूँ, लेकिन इसे जवाब देने से पहले मिन्हा का ठीक होना भी ज़रूरी है। तो क्या वो लड़का मिन्हा की कंडीशन के बारे में जानता है? हाँ, मैं इसे सब कुछ बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि मिन्हा की ये कंडीशन किस वजह से है, और इसे कोई एतराज़ भी नहीं है। सैम की बात सुनते साहिल को पहला ख्याल साद का आया, और इसने फ़ौरन सवाल किया तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया। सैम का अंदाज़ ऐसा था कि साहिल का शक साद के बारे में सच हो गया। सैम की बात समझते साहिल खामोश हो गया। तभी मिन्हा टेबल पर आई तो सैम ने इसे अपने बराबर वाली सीट पर ऐन साहिल के सामने बिठाया। मिन्हा बेटा, तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ फराज भाई, अल्लाह तुम्हें बिल्कुल ठीक रखे, आमीन। फराज के सवाल पर मिन्हा मुस्कुराती बोली तो फराज ने इसे फ़ौरन दुआ दी, जिस पर सबने आमीन कहते खाना शुरू किया। पूरे खाने में साहिल का सारा ध्यान मिन्हा पर ही था, जबकि सैम ये बात अच्छे से जानती थी कि वो दोनों भाई एक दूसरे पर कैसे जान वारते हैं। इसलिए सैम ने जानबूझकर मिन्हा को साहिल के सामने बिठाया, ताकि इसे यकीन हो सके कि अब मिन्हा बिल्कुल ठीक है। और हुआ भी कुछ यूं ही। मिन्हा को अपनी पसंद से खाना निकालते और खाते, सबके साथ छोटी छोटी बातें करते और हंसते देखकर साहिल को यकीन हो गया कि मिन्हा अब बिल्कुल ठीक है। खाना खाने के बाद सैम मिन्हा को लेती लॉन में चली गई, जबकि सब लोग लाउंज में बैठे सलमान की छोटी छोटी बातों और शरारतों पर हंसने लगे। गुड़िया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी आप ही बोलें। ये तो तुम जानती ही हो कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ के बाद से तुम्हारी लाइफ के सारे फैसले तुम्हारी रजामंदी के साथ मैं ही लेती हूँ। इसलिए मैं अब तुम्हारी लाइफ का एक फ़ैसला और करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारी रजामंदी से। सैम की बात सुनते मिन्हा फ़ौरन बोली तो सैम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर मिन्हा ने हाँ में सर हिलाया। देखो, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं इन्हें हाँ कर दूँ। मेरी लाइफ के सब फैसले आप करती हैं आप ही, इसलिए आप जहाँ कहेंगी मैं शादी करने को तैयार हूँ, और मैं शाहिद को भी बुला दूँगी और अपनी लाइफ बहुत खुशी से जीऊँगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हें लड़के की तस्वीर दिखा दूँगी, अभी मेरे पास है नहीं। हाँ, मगर अभी मैं तुम्हें इस लड़के के बड़े भाई से मिलवा देती हूँ, वो अच्छा इंसान है, तुम्हें पसंद आएगा।
और हम इससे लड़के की तस्वीर भी ले लेंगे, ठीक है? सैम का सवाल सुनते मिन्हा फ़ौरन बोली तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मिन्हा ने भी मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो सैम ने मुलाज़िमा के ज़रिए साहिल को लॉन में बुला लिया। साहिल को लॉन में आता देखकर मिन्हा ने फ़ौरन से अपने सर पर दुपट्टा लिया, जबकि इसकी ये हरकत सैम और साहिल दोनों ने ही महसूस की और दोनों ही इस बात पर खुश हुए कि मिन्हा अब सारी समझ-बूझ रखती है। सैम, तुमने बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती थी। इससे मिलो, ये मिन्हा है, मिन्हाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस। और मिन्हा, ये साहिल है, मलिक एम्पायर के सीईओ। साहिल के सवाल पर सैम फ़ौरन बोली तो साहिल ने हाँ में सर हिलाया। फिर सैम ने इन दोनों का तारुफ करवाया तो साहिल ने हैरानगी से सैम को देखा, क्योंकि ये बात तो बिजनेस इंडस्ट्री में सभी जानते थे कि मिन्हाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिन्हाज ईरानी और उनकी अहलिया सोफिया मिन्हाज ईरानी का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उनकी इकलौती बेटी मिन्हाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस लापता है। लेकिन आज वो ऐसे इस लड़की से मिलेगा, इसने सोचा भी ना था। साहिल को अब याद आया था कि मिन्हाज ईरानी के इंतकाल के बाद इनका सारा बिजनेस इनके पार्टनर ने हैंड ओवर कर लिया था और मिन्हाज ईरानी का पार्टनर कौन था आज तक कोई जान ना सका था। लेकिन आज मिन्हा से मिलने के बाद साहिल को इस पार्टनर का भी पता चल गया था। इसने सैम को जितना हल्के में लिया था वो इतनी हल्के में थी नहीं, और ये तो मिन्हाज ईरानी के फरिश्तों को भी कभी मालूम ना हो सकता कि मिन्हा इस वक्त मरियम के घर इस्लामाबाद में है। कुछ देर के लिए तो साहिल बिल्कुल सुन्न हो गया था। कैसी हो मिन्हा? जी जी ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें ठीक और खुश रखे, आमीन। साहिल को सुन्न होता देखकर सैम ने एक आईब्रो झुकाई तो साहिल ने फ़ौरन मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर मिन्हा ने नज़रें झुकाते जवाब दिया तो साहिल ने इसके सर पर हाथ रखा और शफ़क़त से बोला तो सैम ने भी आमीन कहा। फिर वो तीनों पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए, यूं कि सैम और मिन्हा एक तरफ थे जबकि साहिल इन दोनों के सामने था। फिर मुलाज़िमा ने चाय की ट्रे लाकर इनके सामने रखी। साहिल, साद ने मुझसे मिन्हा के बारे में बात की थी। साद को जवाब देने से पहले मैंने सोचा तुम्हें मिन्हा से मिलवा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर कराची जाकर साद के मामू से बात करने के बाद हम लोग निकाह रख लेंगे। वेल, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मिन्हा मेरी बहनों जैसी है और मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ, मगर तुम साद को भी अच्छे से जानती हो, तुम्हारी गुड़िया मेरे भाई को झेल पाएगी? ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले घर वाले तो मान जाएं। मुलाज़िमा को चाय की ट्रे रखकर जाता देखकर सैम ने मिन्हा को इशारा किया और फिर साहिल की तरफ मुतवज्जा होती बोली तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सैम भी मुस्कुराती बोली तो मिन्हा ने चाय का कप उठाया और इसमें 3 चम्मच चीनी के डालते मिक्स करके साहिल के आगे रखी। गुड़िया, जब किसी को चाय देते हैं तो चीनी पूछ लेते हैं कि कितनी डालूं, इतनी मीठी चाय कौन पिएगा? पर मैं तो चाय में इतनी चीनी डालकर ही पीती हूँ। तो फिर तुम एक काम करो, वो कप तुम ले लो और ये दूसरा कप साहिल को दे दो। चीनी पूछ कर डालना अब। सैम के परेशानी से सवाल करने पर मिन्हा मासूमियत से बोली तो सैम और साहिल ने अपनी हंसी दबाई। फिर सैम फ़ौरन बोली तो मिन्हा ने हाँ में सर हिलाते दूसरा कप उठा लिया और फिर साहिल की तरफ मुतवज्जा हुई। साहिल, चीनी कितनी? मिन्हा, वो बड़ा है ना तुमसे, तो भाई बोलो। ओके भाई, चीनी कितनी? 1 चम्मच। मिन्हा के मासूमियत से बोलने पर साहिल हल्का सा मुस्कुराए, जबकि सैम का दिल किया वो अपना सर फाड़ ले। फिर सैम गुस्से से बोली तो मिन्हा ने हाँ में सर हिलाते दोबारा सवाल किया, जिस पर साहिल ने फ़ौरन जवाब दिया तो मिन्हा ने चाय में चीनी डालते मिक्स की और कप साहिल के आगे रखा। तब तक सैम अपना कप खुद ही उठा चुकी थी। फिर मिन्हा वापस अपनी जगह पर बैठती चाय पीने लगी। तभी बिया अपना चाय का कप लेती आई और साहिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठी। वैसे सैम, मैं समझता था दुनिया में सबसे मासूम मेरी बेगम है, मगर आज मुझे अपनी ही बात से इख्तलाफ है। मैं तो कोई मासूम नहीं। साहिल की बात सुनते बिया फ़ौरन बोली तो साहिल ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया, जबकि सैम भी इनकी बात सुनती मुस्कुराने लगी। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद बिया उठकर अंदर की जाने बढ़ी तो साहिल भी उठ खड़ा हुआ। साहिल, मुझे साथ की एक पिक्चर चाहिए। क्यों? ओके व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सैम की बात सुनते साहिल मुस्कुराता सवाल कर गया, जिस पर सैम ने इसे घूरी से नवाजा तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर अंदर की जानिब बढ़ा। फिर थोड़ी ही देर में सैम के मोबाइल पर साथ की पिक्चर आई तो सैम ने मोबाइल मिन्हा के आगे किया, जिस पर मिन्हा ने फ़ौरन से मोबाइल पकड़ते तस्वीर देखी। मिन्हा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ? जी ठीक है, अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग कल कराची जाएंगे। ओके? सैम के सवाल पर मिन्हा फ़ौरन बोली तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मिन्हा मासूमियत से हाँ में सर हिलाती उठती अंदर की जानिब बढ़ी, जबकि सैम भी कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली गई। आज सब लोग मरियम के घर से कराची के लिए निकल रहे थे। मिन्हा इस सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सब लोग पोर्च में जमा थे। इंतज़ार था तो सिर्फ मिन्हा और सैम का, जो अभी तक आई नहीं थी। मरियम और फराज सलमान को गोद में पकड़े पोर्च में इनके पास ही खड़े थे जब मिन्हा और सैम एक साथ पोर्च में दाखिल हुए, यूं कि मिन्हा ने अपना सीधा हाथ हैट पर रखा था और वो मुस्कुराती हुई सीधी आकर रजलान के पास खड़ी हुई, जबकि सैम मुसलसल मोबाइल पर किसी से बात करने में मगन थी। बात क्या, वो तो मुसलसल दूसरे बंदे को डांट ही रही थी।
आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अज़लान है बहना। अच्छा, और ये नीली आंखों वाले भैया का? मिन्हा ने अपना हैट वाला सर उठाकर अज़लान को देखा और फिर मुस्कुराते बोली तो अज़लान को इस नन्ही परी पर टूट कर प्यार आया। फिर अज़लान मुस्कुराता बोला तो मिन्हा ने अगला सवाल किया, जिस पर अज़लान और साहिल ने कहका लगाया, ओ नीली आंखों वाले भैया, चलो शाबाश, अपना नाम बताओ। अफ़ान सिद्दीकी। और ये मेरी बीवी वर्षा अफ़ान सिद्दीकी, और ये साहिल की बीवी अनाबिया साहिल, और हम सबको तुम बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। साहिल की बात सुनते अफ़ान मुस्कुराता बोला तो मिन्हा ने शर्माते शुक्रिया किया, जिस पर सब लोग हंसने लगे। फिर सब लोग मरियम, सलमान और फराज से मिलते गाड़ी में बैठे। अज़लान ने जैसे ही ड्राइविंग सीट संभाली तो मिन्हा भागकर जाती अज़लान के साथ वाली सीट पर बैठी, जिस पर सैम ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बाकी सब कहका लगा उठे। बीच की सीट पर बिया, वर्षा और सैम, जबकि आखिरी सीटों पर अफ़ान और साहिल बैठे। फिर इनकी गाड़ी पोर्ट से बाहर निकली। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद अज़लान ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी ताकि पेट्रोल भरवा सके, जबकि गाड़ी रुकते देखकर वर्षा, सैम और बिया रेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। मिन्हा, जो साहिल के पास खड़ी पूरे पेट्रोल पंप का जायजा ले रही थी, इन तीनों को गायब होता देखकर परेशान हुई। मिन्हा, आ जाओ, मैं टक शॉप पर जा रहा हूँ। तीनों आपियाँ कहाँ गई हैं? वो रेस्टरूम गई हैं। तुम्हें जाना है? नहीं, पहले टक शॉप जाऊंगी। मिन्हा को रोहान सा शक्ल बनाते देखकर अज़लान फ़ौरन बोला तो मिन्हा भागकर आती अज़लान के पास खड़ी हुई और फ़ौरन सवाल दागा, जिस पर अज़लान ने मुस्कुराते जवाब दिया, और सवाल दागा तो मिन्हा ने फ़ौरन से जवाब दिया, जिस पर अज़लान ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों टक शॉप की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दोनों टक शॉप में दाखिल हुए तो मिन्हा को सामने ही चॉकलेट्स नजर आईं, और बस मिन्हा चॉकलेट्स की दीवानी भागकर इस रैक पर पहुंची तो अज़लान भी मुस्कुराता हुआ बास्केट लेकर मिन्हा के पास आया, और फिर मिन्हा ने अपनी पसंद से ढेर सारी चॉकलेट्स बास्केट में डाली। फिर वो फ़ौरन ही बिस्किट सेक्शन की तरफ बढ़ी। अभी मिन्हा की शॉपिंग चल ही रही थी कि सैम, बिया और वर्षा टक शॉप में दाखिल हुई तो इन्हें सामने ही अज़लान और मिन्हा नजर आए। जैसे ही वो तीनों इनके पास पहुंची तो मिन्हा मैडम की शॉपिंग देखकर सैम का मुंह खुला, जबकि बिया और वर्षा ने अपनी हंसी दबाई। मिन्हा, ये सब क्या है? आपी, मैं तो इसे शॉपिंग कहती हूँ, आप क्या कहती हैं? मिन्हा, तुम जानती हो ना, तुम इतना सब नहीं खा सकती। सैम के सवाल पर मिन्हा आंखें टपटपाती मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते बोली तो सैम ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर मिन्हा ने मुंह बनाते हाथ में पकड़ा बिस्किट वापस रैक में रखा तो सैम फ़ौरन आगे बढ़ी। कोई बात नहीं मिन्हा, तुम ले लो, हम सब मिलकर खा लेंगे, ओके? मगर आपको मेरी चॉइस अच्छी ना लगी तो? अरे, हमारी गुड़िया की चॉइस हमें बहुत पसंद आएगी, तुम ले लो। मिन्हा का मुंह देखते वर्षा फ़ौरन बोली तो मिन्हा ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर बिया फ़ौरन बोली तो मिन्हा ने हाँ में सर हिलाते फ़ौरन से बिस्किट उठाते बास्केट में रखा। फिर 5 मिनट बाद अज़लान और मिन्हा काउंटर पर खड़े बिल करवा रहे थे, जब सैम इनके पास आई और हाथ में पकड़ा जूस अज़लान को पकड़ाया। अज़लान, इसका भी बिल करवाना। तुम्हें पता है अज़लान, तुम मिन्हा को बिगाड़ रहे हो। कम ऑन यार, वो बच्ची है, करने दो उसे अपने शौक पूरे। क्या बातें हो रही हैं? सैम की बात सुनते अज़लान ने हाँ में सर हिलाया तो सैम की नज़र काउंटर पर पड़ी, और सैम काउंटर पर पड़ी चीज़ों को देखते फ़ौरन बोली तो अज़लान ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी मिन्हा वहाँ आती सवाल कर गई, मैं कह रहा था और कुछ लेना है तो ले लो। नहीं, बस मैंने इतना ही लेना था। अभी सैम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अज़लान फ़ौरन बोला, जिस पर मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया तो सैम ने अज़लान को एक सख्त घूरी से नवाजा, जिस पर बिया और वर्षा ने अपनी हंसी दबाई। फिर बिल करवाते वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो मिन्हा ने फ़ौरन से बर्गर खाने की डिमांड रखी। इससे पहले सैम कुछ कहती अज़लान मिन्हा को लेता वहाँ से चला गया। आपी, आप भी खाएं, बहुत अच्छा बर्गर है। मिन्हा, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। फिर नहीं कहना कि आपने मुझे डांटा। सैम, खाने दो बच्ची को, नहीं होती उसकी तबीयत ख़राब। फ़ाइन, मेरी वैसे भी सुनता कौन है यहाँ पर? मिन्हा की बात सुनते सैम गुस्से से बोली तो मिन्हा ने शक्ल बनाते अज़लान को देखा, जिस पर अज़लान फ़ौरन बोला तो सैम गुस्से से कहते गाड़ी की तरफ बढ़ी। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एक बाप अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, जबकि माँ गुस्से से बाप और बेटी को डांट रही है। वर्षा की बात सुनते सबने कहका लगाया। फिर सब लोग आते गाड़ी में बैठे। इस बार ड्राइविंग सीट अफ़ान ने संभाली थी, जबकि इसके साथ वाली सीट पर वर्षा बैठी थी। बीच की सीटों पर साहिल, बिया और सैम बैठे, जबकि मिन्हा की फरमाइश पर अज़लान और मिन्हा सबसे आखिर में बैठे थे। पूरे रास्ते वो सब मिन्हा की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते आए थे। फिर तकरीबन 4 घंटों की ड्राइव के बाद वो लोग लाहौर की हदूद में दाखिल हुए तो मिन्हा ने लाहौर देखने की फरमाइश रखी, जिस पर सब लोग राज़ी हो गए। अब एक दिन वहाँ स्टे करके वो लोग आगे कराची जाने का इरादा रखते थे, मगर इस बात से अनजान थे कि लाहौर में कितनी बड़ी आफत इन सब की मुंतज़िर है। इस वक्त सब लोग लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में बने सैम के बंगले पर मौजूद थे। सभी लोग फ्रेश होकर सैम के साथ इसके ऑफिस सैम कार वर्क्स जाने का इरादा रखते थे। इस वक्त सैम अपने वालिदैन से मिलने गई हुई थी, जबकि बाकी सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अभी सब नाश्ता करके लाउंज के सोफे पर बैठे ही थे कि अचानक एक लड़का लाउंज में दाखिल हुआ।
जिसे देखकर सब लोग हैरान हुए। इस लड़के को गार्ड्स मुसलसल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इनसे बहस करता मुसलसल एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे सैम से हर हाल में मिलना है, प्लीज़ मुझे इससे मिलने दें। इस लड़के की बात सुनते सब लोग ही परेशान हुए। फिर अजलान उठता इस लड़के के सामने आया। आप लोग जाएं, मैं देख लेता हूँ। अजलान की बात सुनते गार्ड्स वहाँ से चले गए, जबकि सैम के घर में इन सब को देखते वो लड़का परेशान हुआ। मुझे सैम से मिलना है। सैम अभी घर पर नहीं है। और तुम कौन हो, क्यों मिलना चाहते हो सैम से? मैं शयान हूँ। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, मगर सैम मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मैं इसके ऑफिस गया था तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्लीज़ मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है। शयान की बात सुनते अजलान ने परेशानी से सवाल किया तो शयान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वर्षा को गुस्सा आया। ताकि इसे एक दफ़ा फिर धोखा दे सको, चले जाओ यहाँ से, वो नहीं मिलना चाहती तुमसे। देखिए प्लीज़, मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी लाइफ का सवाल है। तुमने इसकी लाइफ ख़राब करने से पहले सोचा कि इसका क्या होगा? अब हम क्यों तुम्हारा सोचें? वर्षा के गुस्से से बोलने पर शयान बेचारगी से बोला तो बिया ने गुस्से से सवाल दागा। मेरी वजह से वो बिजनेस वुमेन बन गई है। मेरे धोखे से इसे फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ सैम की वजह से। अगर वो कुछ कर दे तो मुझे जॉब मिल जाएगी। और वो ऐसा क्यों करेंगी? आपने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शयान की बात सुनते मिन्हा भी गुस्से से बोली तो शयान ने फ़ौरन जवाब दिया। अजलान, साहिल और अफान तो बस इन 4 लेडीज़ को देखकर रह गए, जो सैम की खातिर शयान को मारने के दर पे थीं। वो नहीं करेगी माफ़, जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा मिलवा दें उससे। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? नहीं करेगी वो माफ़, जाओ यहाँ से। वर्षा की बात सुनते शयान मिन्नती लहजे में अफान, साहिल और अजलान को देखते बोला तो बिया ने गुस्से से जवाब दिया। तभी पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। हमने आपसे कहा जाए यहाँ से, आप ही नहीं मिलेंगी आपसे। और मैं क्यों नहीं मिलूंगी? मिन्हा की बात सुनते सैम लाउंज में दाखिल होती बोली तो इसकी नज़र शयान पर पड़ी। फिर वो आती लाउंज के सोफे पर बैठी तो शयान फ़ौरन इसके सामने आया। सैम, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी चाय ले आओ। बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ सैम, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही और मेरी फैमिली भी इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे कहीं जॉब मिल सके। मैं वादा करता हूँ कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मुझ पर एक दफ़ा भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश भी रखूँगा। हम फिर से एक साथ हो जाते हैं, प्लीज़। सैम लाउंज के सोफे पर बैठती अपनी मुलाजमा से बोली, फिर शयान को देखती बोली तो शयान ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि शयान की बात सुनते अजलान को अपने वजूद पर चेंटियाँ रेंगती महसूस हुई। वो ज़ब्त की इंतहाओं को छूता खड़ा रहा, क्योंकि इस वक्त वो भी जानना चाहता था कि आखिर सैम के दिल में शयान के लिए अब कुछ बचा भी है या नहीं। सच कहते हैं मर्द अपनी पसंदीदा औरत को किसी से कभी नहीं बांट सकता, और अजलान भी सैम को बांट नहीं सकता था। वहाँ खड़े इसने सोच लिया था कि वो किसी भी सूरत सैम को शयान के पास वापस जाने नहीं देगा, भले से उसके लिए उसे शयान को मौत के घाट उतारना पड़े। वो गुस्से में खड़ा शयान को घूरता सैम के जवाब का मुंतज़िर था। भरोसा तुम पर मेरी जान, वो भी दोबारा? बहनचोद, नशे में थोड़ी हूँ। सैम की बात सुनते शयान तो सकते में ही चला गया। ये वाकई ही में वो सैम नहीं थी जिसे इसने धोखा दिया था। जबकि सैम की बात सुनते अजलान को अपने अंदर सुकून की लहर दौड़ती महसूस हुई। बाकी सब भी दम साधे सैम को सुन रहे थे। तभी मुलाजमा ने सैम के आगे चाय का कप रखा। मर्द जितना चाहे होशियार बन जाए, मगर वो ये भूल जाता है कि अगर औरत फरेब करने पर आ जाए तो मर्द की ताकत और जहानत हवा में उड़ा देती है। खुद को ही देख लो तुम। कल तक तुम अपनी अना में थे, मगर अब तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। अब तुम्हारी वो 2 कौड़ी की अना कहाँ गई मिस्टर शयान? अना मुझ में नहीं, तुम में है सैम। अगर तुम में अना ना होती तो तुम कब का मुझे माफ़ कर चुकी होती। अना का मसला मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम ही ज़िद्दी हो, मैं नहीं। हाँ, फतवा लगाए खामोशी पे तरबियत का, वरना बताती मसला अना में कितने ख़राब हैं हम। और मैं अगर अपनी ज़िद पर अड़ जाऊँ तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। तुम किस खुशफहमी में हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी? सैम चाय का सिप लेती बोली तो शयान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सैम ने एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ जवाब देते सवाल किया तो शयान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे इस वक्त किसी भी तरह से बस सैम से माफ़ी चाहिए थी। वो इससे लड़कर मज़ीद बात बढ़ा नहीं सकता था। सैम, मेरी बातों का बुरा मत मनाओ। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया। अब आप जैसों की बातों का बुरा मनाएंगे हम? आप इस काबिल खुद को कब से समझने लगे? सैम, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। शयान की बात सुनते सैम तंज़िया मुस्कुराहट से बोली तो शयान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सैम ने अपने पास खड़ी मुलाजमा को देखा। ऊपर जाओ, मेरी स्टडी टेबल के दराज में एक सफ़ेद रंग का लिफाफा है, लेकर आओ। सैम की बात सुनते वो मुलाजमा फ़ौरन से स्टडी में गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आई और एक सफ़ेद लिफाफा सैम को पकड़ाया, जिसे पकड़ते सैम ने फ़ौरन खोला।
और इसके अंदर का पेपर देखते शयान की तरफ बढ़ाया। ये लो तुम्हारा माफ़ीनामा, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। सैम पेपर शयान की तरफ बढ़ाती गुस्से से बोली तो शयान ने फ़ौरन वो पेपर पकड़ा और इसे खोल कर देखा। तुम मुझे जॉब ऑफ़र कर रही हो? नहीं, इस खुशफहमी में मत रहना कि ये जॉब मेरी वजह से तुम्हें मिली है। ये जॉब तुम्हें तुम्हारी वजह से मिली है। मैंने तो बस इस ऑफ़र लेटर को रोक कर रखा था। अब तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हें दे रही हूँ। इस ऑफ़र लेटर को ले जाकर जब तुम शाज़िया कार्ड्स में दिखाओगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शयान का सवाल सुनते सैम गुस्से से बोली और फिर अज़लान की तरफ मुतवज्जा हुई। अज़लान, बाबा कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम अटेंड ही नहीं कर रहे। मेरा फ़ोन चार्ज पर है। सैम, ये कौन है? सैम का सवाल सुनते अज़लान फ़ौरन बोला तो शयान ने फ़ौरन सवाल दागा। वैसे तो तुम ये पूछने का हक नहीं रखते, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये अज़लान रहमान आज़म है, मेरा फियांसी। क्या तुम्हारी मंगनी कब हुई? काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है, मगर हम ये बात पब्लिक नहीं करना चाहते, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। अब तुम जा सकते हो, दरवाज़ा उस तरफ है, जाते हुए बंद करके जाना। सैम का जवाब सुनते शयान ने परेशानी से सवाल किया तो सैम ने गुस्से से जवाब देते आखिर में टिका कर जलील किया। बस दफ़ा हो जाओ कहना ही तो रह गया था। सैम की बात सुनते शयान ने हाँ में सर हिलाया तो सैम वापस अज़लान की तरफ मुड़ी। बाबा कह रहे थे वो लोग हफ्ते को कराची पहुंच जाएंगे, तो मैंने कहा कि तुम लोग भी कल कराची पहुंच जाओगे, इसलिए आज का दिन है। मेरे ऑफिस रहने दो और बाकी लाहौर घूम लो, फिर कल सुबह तुम सब लोग कराची के लिए निकल जाना। और तुम सैम, तुम नहीं जाओगी हमारे साथ? नहीं, मुझे यहाँ लाहौर ऑफिस में कुछ काम है, तुम लोग कार ले जाना, मैं परसों की फ़्लाइट से कराची आ जाऊँगी। और हाँ, मिन्हा को भी तुम साथ लेके जाना। मेरी गुड़िया को अज़लान भाई बहुत पसंद है, ख्याल रखना मेरी गुड़िया का। सैम की बात सुनते ही अज़लान ने परेशानी से सवाल किया तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मिन्हा और अज़लान भी मुस्कुराने लगे। जबकि सैम को अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देखकर शयान को शदीद गिल्ट ने आन घेरा और फिर वो खामोशी से वहाँ से निकलता चला गया। जबकि शयान को जाता देखकर सैम भी मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अपने कमरे में दाखिल होते ही सैम ने अपना फ़ोन निकाला और मरियम को मैसेज टाइप करने लगी। शयान आया था आज माफ़ी मांगने, मैंने उसे माफ़ नहीं करना था, मगर तुमने और मोईद ने मुझे अपनी कसम में बांध दिया, जिसकी वजह से मुझे इसे माफ़ करना पड़ा। और मैंने उसे बता दिया कि मेरी अज़लान से मंगनी हो चुकी है, ताकि वो चाह कर भी कभी पलट कर वापस ना आ सके। तुम्हें पता है मरियम, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। अपनी लाइफ में अब बस सुकून चाहिए, जो मुझे कहीं पर भी मुयस्सर नहीं। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है और वो मुझे कब मिलेगा। मैं इस ज़िंदगी को अब मज़ीद इम्तिहान नहीं दे सकती। मरियम, तुम्हें पता है मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई और मुझे अल्लाह से इस मामले में शिकायत भी नहीं है। शायद जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो, मगर सच कहूँ तो मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। कभी कभी दिल करता है कि एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी आए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँ और फिर कभी ना उठूँ। और तुम्हें पता है मरियम, जो लोग मेरी अभी कदर नहीं करते ना, वो मेरी मौत के बाद मेरी बहुत कदर करेंगे। देखना तुम, कभी कभी मुझे ये ज़मीन इतनी तंग होती महसूस होती है कि मैं अल्लाह से मौत मांगने पर मजबूर हो जाती हूँ, यह जानते हुए भी कि अपने लिए मौत मांगना गुनाह है। मैं फिर भी मांग जाती हूँ मरियम। पता है, कभी कभी इन टेंशन्स और स्ट्रेस की वजह से मेरे सर में इतनी दर्द होती है कि मुझे महसूस होता है इस खोपड़ी के बीच में कुछ हिल रहा है। मुझे आज भी पैनिक अटैक्स होते हैं। मरियम, तुम नहीं जानती मुझ पर वो वक्त कैसे गुजरता है जब रात के अंधेरे में मैं अकेली अपने कमरे में सो रही होती हूँ और अचानक किसी ख्वाब के ज़ेरे असर मैं उठ जाती हूँ। खौफ के मारे मुझे ठंडे पसीने आने लगते हैं और मुझे हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। फिर अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है और मेरे मैदे में दर्द होने लगती है और वो दर्द हर गुजरते पल बढ़ती जाती है। फिर मेरे सर में इतनी शदीद दर्द होती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी के अभी मेरे दिमाग की कोई नस फट जाएगी और मैं मर जाऊंगी। और फिर मुझे अचानक ही मरने से खौफ आने लगता है। फिर मुझे अपनी गुजरी ज़िंदगी याद आने लगती है और इसके बाद मुझे सांस नहीं आता। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से और लंबे लंबे सांस लेती हूँ। फिर मुझे सब कुछ धुंधला नज़र आने लगता है और मेरा जिस्म बुरी तरह से कँपकँपाने लगता है। यहाँ तक कि मुझसे पानी का गिलास भी नहीं उठाया जाता। मैं कितनी कितनी देर इस कैफियत में रहती हूँ और फिर मैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हूँ, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कुछ मुझे इस एक शख्स की देन है मरियम, जिसे आज तुमने और मोईद ने माफ़ करवा दिया। मगर मैं सच कहती हूँ, मैं आखिरत तक इसे माफ़ नहीं करूँगी और क़यामत के दिन इसका गिरेबान पकड़ कर पूछूँगी कि मेरा क्या जुर्म था जो इसने मुझे ऐसी सज़ा दी।
मैं तो अब खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाती मरियम, और जब कोई दूसरा कहता है ना कि भरोसा करो मुझ पर, तो दिल करता है इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि मेरी हंसी चीखों में बदल जाए। मैं थक गई हूँ इन पैनिक अटैक से मरियम। ये मुझे ऐसे महसूस कराते हैं जैसे मैं मर रही हूँ, और मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बताए इन्हें कि रूहें उदास है जवान नस्लों की। मेरे सर में अब मुसलसल दर्द रहता है मरियम, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। सच कहूँ तो मुझे बस सुकून चाहिए मरियम, बस सुकून। नम आंखों से मैसेज लिखते सैम ने मरियम को सेंड किया और फिर खिड़की से बाहर खुले आसमान को देखने लगी, इस बात से अनजान कि वो मैसेज सिर्फ मरियम को सेंड नहीं हुआ, सैम की आंखों में नमी होने की वजह से वो मैसेज मरियम के साथ साथ अजलान को भी सेंड हो गया है। फिर सैम ने आसमान की तरफ देखते एक तल्ख मुस्कुराहट होठों पर सजाई और एक गहरा सांस लेते अपनी नम आंखें सख्ती से साफ की। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई अपनी भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांस खींचते, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे, तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। दूसरी तरफ अपने मोबाइल की मैसेज नोटिफिकेशन सुनते अजलान के चेहरे पर एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये मैसेज नोटिफिकेशन वाहिद उस शख्स के नाम पर लगी थी जो अजलान के दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर विराजमान थी। नोटिफिकेशन की आवाज़ पर अजलान ने फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ता गया, इसका दिल किरची किरची होता गया। मैसेज पढ़कर इसे ये तो समझ आ गया था कि सैम ने मैसेज गलती से मरियम के बजाय अजलान को कर दिया है, मगर इस मैसेज को पढ़ने के बाद अजलान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो एक गहरा सांस लेते उठ खड़ा हुआ। फिर फ़ौरन से सैम के कमरे में पहुंचा तो इसे सामने ही सैम वन सीटर सोफे पर टांग जमाई बैठी कोई किताब पढ़ती नजर आई। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि अजलान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो काटो तो बदन में लहू नहीं के मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुनते सैम ने अपना सर उठाया तो इसे सामने ही अजलान खड़ा नजर आया, मगर जो हैरानकुन बात थी वो थी अजलान का चेहरा जो फक हुआ पड़ा था। अजलान, आर यू ओके? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो मेरा जवाब होगा आई एम गुड। अब तुम बताओ क्या हुआ है? सैम के सवाल पर अजलान फ़ौरन बोला तो सैम ने परेशानी से जवाब देते सवाल किया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या वाकई में तुम शायान को माफ़ करने के बाद ठीक हो? सैम के सवाल को इग्नोर करते अजलान ने फ़ौरन सवाल दागा तो सैम के आईब्रो छंबे से इकट्ठे हुए। फिर इसने परेशानी से जवाब दिया तो अजलान ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया और सैम के पास पड़े स्टूल पर बैठा, जबकि सैम ने एक गहरा सांस लिया। अपने तमाम दुखों को पाँव के नीचे रोंद कर फातिहा पढ़कर कहका लगाने वाली लड़की हूँ मैं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इस मनहूस के बारे में सोचती होंगी? अच्छा, मेरी बात दिल पर मत लो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। सैम के गुस्से से सवाल करने पर अजलान कुछ खामोश हुआ, फिर फ़ौरन अपने चेहरे के ज़ाविये बदलता बोला तो सैम ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर वापस अपनी किताब की तरफ मतवज्जा हुई, जिस पर अजलान ने एक गहरा सांस लिया। नाराज़ होगी मुझसे? तुमसे मतलब मेरी बात दिल पर ले ली है क्या? अजलान के सवाल पर सैम गुस्से से बोली तो अजलान ने फ़ौरन सवाल किया, नहीं। हाय, ये जो हर बात तुम दिल से लगा लेती हो, कभी हमें लगा कर देखो, अच्छा लगेगा। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? सैम के जवाब पर अजलान दिलकशी से बोला तो सैम ने फ़ौरन सवाल दागा, वेल, इरादा तो यही है, मगर तुम मुझ मासूम को घास भी नहीं डालती हो। हाँ, तुम जैसे 2-4 और मासूम पाकिस्तान में आ गए ना तो पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाएगा। तुम बस जेलस होती हो मेरी मासूमियत से। अजलान की बात सुनते सैम नफ़ी में सर हिलाती बोली तो अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया, मैं और जेलस होंगी, वो भी तुमसे? नामुमकिन अजलान। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम जेलस नहीं हो? यानी कि अब हम दोनों इस बात पर बहस करेंगे कि मैं तुमसे जेलस हूँ या नहीं। सैम की बात पर अजलान मुस्कुराता बोला तो सैम ने हैरानगी और परेशानी की कैफियत में सवाल किया, जिस पर अजलान हल्का सा मुस्कुराया तो सैम ने हाथ में पकड़ी किताब इसके कंधे पर दे मारी, जिस पर वो दर्द से कराहने लगा। बस करो, बुक मारी है, गोली नहीं। अच्छा, और जो इन कातिल निगाहों से मारती हो उसे क्या कहूँ मैं? सैम की बात पर अजलान दिलकशी से मुस्कुराता बोला तो सैम ने गहरा सांस लिया। क्या हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए? तुम समझते क्या हो आखिर मुझे? कभी तुम मुझे कुछ कहते हो और कभी कुछ। अंतुल कल्ब, अंतुल रूह, अंतुल सद्दीक, अंत रफ़ीकुल हयात, अंत शरीक अल हमुल हिज़्न, अंत शरीक अल हयात, नेमता जमीलता वह बल्लाहुल हक, अंत अल कून कला। अब जो इतनी हार्ड अरबी जारी है, इसका तर्जुमा भी बता दो, क्योंकि मुझे तो अरबी आती नहीं। अजलान के सवाल पर सैम को गुस्सा आया, फिर वो फ़ौरन बोली तो अजलान ने मुस्कुराते इसके घुटने पर हाथ रखा और फिर इंतहाई मोहब्बत से बोला तो इसके अंदाज पर सैम का कुछ देर पहले का गुस्सा गायब हुआ और फिर वो नर्म मगर तंजिया लहजे में बोली तो अजलान ने कहका लगाया। फिर सैम के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम दिल हो, तुम रूह हो, तुम दोस्त हो, आप मेरी ज़िंदगी की साथी हैं,
आप परेशानी और गम में शरीक हैं। आप मेरी जीवन साथी हैं। अल्लाह ने मुझे कितनी खूबसूरत नेमत दी है। आप पूरी कायनात हैं। अज़लान के सैम की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मोहब्बत से तर्जमा करने पर सैम हैरानगी और परेशानी की कैफियत में इसे देखने लगी। जबकि सैम को यूं खुद को देखते देखकर अज़लान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो सैम जैसे एक झटके से किसी शहर से बाहर निकली। क्या हुआ सैम? मुझे नहीं पता था तुम इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे। मैडम, मोहब्बत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मैं तो आपसे इश्क करता हूँ। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। मैं अज़लान रहमान आज़म अपने पूरे होशो हवास में ये ऐलान करता हूँ कि मुझे तुमसे यानी सैम आसिफ से इश्क है, और वो भी इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सैम, इश्क के 7 मुकाम होते हैं: दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। और मैं इस वक्त 6ठे मुकाम पर हूँ। तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। मुझे मिल गई तो मुझसे खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं, और अगर ना मिली तो यकीन जानो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अज़लान के सवाल पर सैम नम आंखों से बोली तो अज़लान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सैम कुछ खामोश हुई। और अगर मुझे कुछ हो गया तो? मतलब मौत बरहक है, मैं ही अगर ना रही तो मेरा इश्क 6ठे से 7वें मुकाम पर चला जाएगा। मैं जुनून की सीढ़ी पार करके मौत को गले लगा लूंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये बस किताबी बातें होती हैं। सैम की बात सुनते अज़लान मुस्कुराते बोला तो सैम ने फ़ौरन जवाब दिया, क्या असल ज़िंदगी में कभी किसी को इश्क करते देखा है सैम? तुम्हें क्या लगता है जो ये खबरें आती हैं कि गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया, वो झूठ होती हैं क्या? नहीं सैम, वो झूठ नहीं होती। इस लड़की का बाप और भाई जानते हैं कि हम इस लड़की पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनकी ज़बरदस्ती उस लड़की पर चलती होती तो वो इसे किसी और शख्स के साथ ब्याह ना देते। मारते क्यों? अपनी बहन और बेटी को अपने हाथों से कत्ल करना आसान काम नहीं है, मगर वो जानते हैं कि ये इश्क की 6 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है। इस वक्त इसका इश्क जुनून बन चुका है, तभी तो वो मारते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, ये बहुत ही घटिया हरकत है। अगर तुम खुद इश्क को मोहब्बत कर सकते हो तो अपनी बहन बेटी को भी आज़ादी दो। मोहब्बत में गैरत का ये असूल सिर्फ लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी लागू करो, या तो फिर दोनों पर ना करो। और यकीन जानो सैम, जब इस दुनिया में गैरत का ये असूल लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू हो गया ना, या तो लड़कियों को भी लड़कों की तरह मोहब्बत करने की आज़ादी मिल जाएगी, या फिर इस दुनिया में लड़के कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गैरत के नाम पर लड़कों के मरने की शरह लड़कियों से कहीं ज़्यादा होगी। खबर आती है कि इश्क और मोहब्बत में लड़के या लड़की ने खुदकुशी कर ली। क्या खुदकुशी करना इतना आसान है? इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानती हो। इश्क का दूसरा नाम मौत है सैम। इश्क अच्छे अच्छों को तिगनी का नाच नचाती है। इश्क बच्चों का खेल नहीं है सैम। इश्क रक्स करवाती है। जो कोई ये रक्स करने में कामयाब होता है वो अपना इश्क पाता है, और जो ये रक्स नहीं कर पाता, इश्क इसे मौत का पैगाम सुना देती है। और तुम कहती हो कि कोई किसी के लिए नहीं मरता। अगर कोई इश्क की सीढ़ी चढ़ता है ना, तो इसमें मरने मारने का हौसला पैदा हो जाता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। पाँव ना पकड़ सको तो छोड़ दो ये मुरीदी, क्योंकि इश्क में झुकना फ़र्ज़ हो जाता है। इश्क के साथ नहीं, 40 दर्जात हैं, और इनमें से सबसे छोटा दर्जा अपना सर उतारकर महबूब के कदमों में रखना है। मेरे मुताबिक इश्क मौत का नहीं, झुकने का नाम है। अज़लान, इश्क में तो वाकई में झुका जाता है। अगर इंसान ना झुकना चाहे तो भी ये खुद ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। तो क्या तुम्हें इश्क हुआ है सैम? क्योंकि मुझे तो इश्क हुआ है, और मैं खुशी खुशी तुम्हारे सामने ना सिर्फ घुटने टेकने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारे कहने पर अपना सर तुम्हारे कदमों में भी रखने को तैयार हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए मरने और मारने को भी तैयार हूँ। ज़िद्दी हूँ, मगर तुम जो पुकारो तो जाँ हाज़िर, अना मुस्तरद, गुरूर मुस्मार, राह हमवार, समात वाजिब, कदम यकसा तेरी जानिब। अज़लान की बात सुनते सैम एक ट्रांस की सी कैफियत में बोली तो अज़लान ने मुस्कुराते सवाल किया, फिर फ़ौरन बोला, और आखिर में सैम का कहा गया जुमला अपने अंदाज में बोलता सैम पर यह ज़ाहिर कर गया कि वो सैम, बिया और वर्षा के बीच हुई बात से अनजान नहीं है। जबकि अज़लान का सवाल सुनते सैम का ट्रांस टूटा, और इसकी आखिरी बात सुनते सैम एक झटके से खड़ी हुई। इतनी देर से सैम के हाथ जो अज़लान के हाथों में थे वो भी छूट गए, और अज़लान के हाथ खाली हो गए। अज़लान ने अपने खाली हाथों को शिद्दत से महसूस किया। नहीं, मुझे आज तक किसी से इश्क नहीं हुआ, और ना मैं इश्क करना जानती हूँ। रही बात तुम्हारी अज़लान, तो मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे और मेरी दोस्त के भाई हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर मोहब्बत इश्क तो दूर की बात है। हाँ, जिस दिन मुझे तुमसे इश्क हुआ ना, उस दिन खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। समझ जाना कि सैम आसिफ तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा दिन कभी आएगा भी। अपने खाली हाथों को देखते अज़लान ने खुद को हौसला दिया कि हो सकता है ये हाथ अब खाली ना
हूँ। आज इसका संगदिल महबूब इसे खाली हाथ ना लौटाए। मगर फिर सैम की अगली बात ने अजलान का दिल किरची-किरची कर दिया। इसे यकदम ही हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। फिर वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा सैम, कि जिस दिन तुम खुद मुझसे आकर कहोगी कि तुम्हें भी मुझसे इश्क हो गया है। और यकीन जानो, इस दिन इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई भी शख्स खुश ना होगा। अजलान की बात सुनते सैम ने हाँ में सर हिलाया, मगर ना ही वो मुड़ी और ना ही इसने मज़ीद कोई जवाब दिया। फिर अजलान वहाँ 1 मिनट भी ना रुका और दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकलता चला गया, जबकि पीछे सैम अपने कमरे में अकेली खड़ी रह गई। इन दोनों के सिवा एक और शख्स भी था जिसने इन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थीं और अपने अजलान भैया का दिल टूटने की आवाज़ भी सुन ली थी, और अजलान को कमरे से बाहर आता देखकर फ़ौरन से करीबी पिलर के पीछे छुप गई थी, मगर वो चाह कर भी अपने अजलान भैया के लिए कुछ नहीं कर सकती थी।